हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो वो सारे बच्चे देखें जिनको ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईयूएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our most important topic here of female reproductive system. This is a concept. It is all 10th class student. The NCERT syllabus of female reproductive system is important for the exam view. The female reproductive system is a consists of flowing organ, a pair of ovaries, pairs of fallopian tubes and uterus, vagina, and extra genitals is the hair. Here showing this picture, there is a very clear picture on the female reproductive system. There is a funnel of oviduct as a cervix area is here, and the vagina is also present, and smooth muscles, endometriums, and the ovaries, and the uterus, and the right oviduct. There is a very simple here diagrams. First of all, come to the ovaries. Ovaries is a pairs on female organs. There is a pair of ovaries which is the lies is the lower part of the abdominal cavity. One is side of the body, and the ovary produce the ova as also secret of female sex hormone, progesterone, and the progesterone also. There is a process of formation of egg in the ovaries known as the oogenesis. Oogenesis is here. It is a section of the ovary is a cut egg at the various stages of the maturating can be seen. The each eggs began to the primary focalize as a follicular cells, then cover to the egg cavities called antrum. This is a foramen. This is a mature egg called the graphians is a follicle. There is an egg then a get a release ovulations from the ovary and the leaving to empty follicles is called the corpus is a luteum. Here showing this ovary showing the microscopic structure here. There is a most important structure. There is the come to the follicles. There is two present in their size: primary follicles, secondary follicles, and anthroms, and tertiary follicles, and the graphians follicles. They are membranes, grounds, antrum, corona, radicula, zona, pellucidias, and also present of all part of there is so in this picture. There is a most important part ovary in the structure.
and important for the exam view. The next is the fallopian tubes. Fallopian tubes are also called the oviduct. There is two oviducts and fallopian tube is the female reproductive systems. The each oviduct is about a 10 to 15 centimeter long. The approximately funnel is the shape and the end of the each oviduct lies near to the ovaries and is called inflodiums. It is a marriage and wear to the finger-like structure and also called to the fimbriae. The each infundibulum is a containing a thin and coiled tube. It's called oviduct or fallopian tube. Friend here, the infundibulum is a containing a thin coiled tubes called oviduct and fallopian tube. Both fallopian tubes open into the uterus. The uterus is the most important for the female reproductive organ. Their uterus is the pear-shaped. There is a pair of the shaped and the muscular thick wall organ. It is about 7 centimeter long and 5 centimeter broad and the 2.5 centimeter thin. The walls of the uterus is comprised of 3 chordates innermost endometriums and the middle is a minometriums and the outermost is the perimetriums. The endometriums layer is release the supply with the blood vessels and there is a pecata is a muscle is closely their lower end of the uterus is where to join to vagina. There is a come to the vagina here. There is the most important part of vagina. Vagina is their organs where the penis is inserted during the coitus sexual act. There is a discharge of the semen. It is the muscular tube about 7 to 10 centimeter length. It is served as their birth canal is during the childbirth and also act as a duct for the passes of the urinary secretions and maturation flow. There is a vagina open to the outside by an opening. The opening of vagina is normally obstructed in the version female by air perforated is a membrane and the hymen is the human female. The uterus and the genital ducts have a separate openings and the function of various female reproductive parts are summarized in given table. Here most important table there is a functions of female reproductive organ in human. The first of all is the organ and second is a function. The first ovary is organ is the manufacturers of eggs. The ovaries is a bulk for the manufacture of egg and oviduct of fallopian tube is the site of fertilization, transfer fertilize and eggs embryos to the uterus. And the uterus is the inner lining receive a protect and the nourishment of embryos and contain a muscular wall expel baby during to birth. And cervix is the neck of uterus. They produce a watery mucus that are served in the lubricant for the penis and the mediums in which the sperm swing after the conjugation. And there's come to the vaginas that receive the penis during the intercourse and passes the babies during to the birth. And the last is a clitoris, external sensuous organ, the equivalent to be a male penis. दोस्तों हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र कई इंपॉर्टेंट रखता है, कई बार एग्जाम में इसका डायग्राम भी आ जाता है और ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी क्लास के लिए तो है ही है, लेकिन स्पेशली 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये समझना कि जो मादा जनन तंत्र होती है उनकी क्या विशेषता और किस चीज़ से ये जो है अपना कार्य कंप्लीट करती है। अगर देखा जाए मादा जनन तंत्र को तो मादा जनन तंत्र में निम्न अंग होते हैं। आप देख सकते हो कि एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी फ्लोपियन नालिकाएं हैं, गर्भाशय है, योनि और बारे जनन अंग है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही विस्तृत जो आपका समझ मादा जनन तंत्र प्रस्तुत है, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा इसको, और एग्जाम में जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 100% एग्जाम में सीबीएसई वाले डालते हैं। तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जो है डायग्राम है, बहुत ही साधारण डायग्राम है जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर आप इसमें देखोगे तो अंडवाहिनी किप दिखेगा, आपको गीवा दिखेगा, योनि दिखेगा और गर्भाशय अंतःसतर और चिकनी पेशी आपको नजर आएगा, और जो अंडाशय भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। दोनों साइड जो है दाहिनी अंडवाहिनी और बायां अंडवाहिनी दिखेगा, जहाँ पर जो है एग रिलीज किया जाता है 28 डे के बाद, और आपको गर्भाशय भी दिखेगा, और गर्भाशय के चारों साइड जो है यहाँ पर प्लेजेंटा को जो है ब्लड चेक करने के लिए एरिया बनी हुई है। तो ये जो डायग्राम है बहुत विस्तृत है, बहुत ही अच्छा समझ के लिए है। ठीक है, देखते हैं आखिर इनके जो पार्ट हैं उनका क्या कार्य है और क्या इनका उपयोग है, क्या इनका फंक्शन है।
सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंडाशय यानी ओवरी जिसे कहते हैं एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में शरीर के दोनों ओर स्थित होते हैं। जैसे मैंने अभी चित्र में भी आपको दर्शाने की कोशिश किया है कि बाएं और दाएं साइड दोनों साइड जो होती है ओवरी उपस्थित होती है। अंडाशय अंडे के निर्माण करते हैं और मादा लिंग हार्मोन जो एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन का स्वेत भी यहीं से होता है। अंडाशय में अंड के निर्माण के लिए अंड जनन यानी जो ओमोजेनेसिस कहते हैं सो प्रेजेंट होता है यहाँ पर। यदि अंडाशय के एक भाग को काटा जाए तो प्रवक्ता के विभिन्न अवस्थाओं के अंडे देखे जा सकते हैं। प्रत्येक अंड का एक प्राथमिक पुटक के रूप में शुरुआत करता है। अगर आप सिंपल सी बात अगर यहाँ पर समझना चाहोगे, अगर आपने देखा होगा कोई अगर मादा मुर्गी की अगर वहाँ पर कटा हुआ होता है तो आप देखोगे कि उसके जो है अंडे के छल्ले से लगे हुए होते हैं। एक मैच्योर फॉर्म में होता है, एक अनमेच्योर में होता है, एक स्टार्टिंग स्टेज में होता है। तो ऐसा ही कुछ इधर भी देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपके जो है माइंड में जो है ये कहते हैं ओवरीज की जो पूरा स्ट्रक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी बताने की कोशिश किया कि प्रत्येक अंड का एक प्राथमिक पुटक के रूप में शुरुआत करता हुआ आपको दिखेगा कि छोटे छोटे पार्टों में ये जो है विभक्त होते हुए नजर आते हैं। पुटिकाएं कोशिकाओं जो है जैसे हम फोलिकुलर सेल्स अंड के अंचरित कर देते हैं, एक गुहिका निर्माण करते हैं जिसे हम कोटर या ग्वायर यानी एंटम्स कहते हैं। यह प्रवृत्त अंड ग्राफिकल पुटिका यानी ग्राफियंस फोसिल्स कहलाता है। तब अंड अंडाशय में निमुक्त अंड यानी अंड उत्सर्जन यानी ओवुलेशंस होता है और पुटिका रिक्त हो जाती है, जिसे पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटेमस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ओवरी जो है अंडा रिलीज करती है तो वो आगे जो होती है फर्टिलाइज के लिए चली जाती है और कुछ समय तक वहाँ बैठ के वेट करती है। ठीक है, अगर स्पर्म आता है फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी के जो नालिकाएं होती है यहीं से जो है क्लीवेजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं स्पर्म होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो होता है ये फट जाती है और ब्लड के थ्रू जो है फीमेल्स के बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये कहते हैं 28 डे के अंतराल में होता है। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उसका अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके समक्ष जो है एक अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना दर्शाया गया है। ये बनाना भी बहुत आसान है और आप इसका जो है वर्णन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे जो है एगो का जो बनना यहाँ सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो पुट्टिका आपको नजर आएगी, रक्तवाहिका संयोजन ऊतक दिखेगा और पीत पिंड कार्पस प्लूटम्स भी आपको नजर आएगा और सक्रिय कार्पस स्टिलम्स भी दिखेगा, फटा हुआ ग्राफिकल पुट्टिका भी आपको नजर आएगी। कहते हैं कोरोना डेलिटा जेवना फ्लूडिसिडा और द्वितीय पुटक भी जो है इसमें प्रेजेंट रहती है। साथ में अगर देखना चाहोगे तो एंट्रम यानी कोटर भी दिखेगा आपको, तृतीय पुटक भी दिखेगा ग्राफिक पुटक और जो एम्ब्रॉय ग्रेनुलोसा है वो भी आपको नजर आएगा। एंट्रम्स कोरोना डेडियोटा और एलक्रियोटा जेनो ब्ल्यूडल पारदर्शी अंडरावन। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, बट अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से इंग्लिश में भी डायग्राम को याद कर सकते हो। चाहे आप जिस मीडियम में आप पढ़ते हो उसमें जो है आपको ये याद करना बहुत ही आसान होता है और ये डायग्राम कोई मुश्किल भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही ओवरी का डायग्राम बनाना आसान है, क्योंकि इससे आसान शायद डायग्राम आपको कहीं मिले भी ना। उसके पश्चात हमारे पास दोस्तों है फ्लोपियन नालिका। देखिए फ्लोपियन नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब का भी अपना एक महत्व है। कहते हैं मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट्स होते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई लगभग जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और इनका कीपनुमा जो है समीप स्थल सीरा अंडाशय समीप स्थित होते हैं, जिसे हम जो है कीपक या इंडोफोलियम्स यानी इन्फोंडुलियम्स कहते हैं। इसके किनारे पर जो अंगुली के सामान्य प्रक्षेप होते हैं जिन्हें हम झलर यानी फ्लेम्ब्रेंस कहते हैं। प्रत्येक इन्फोड्यूबुलम्स एक पतली और कुंडलित नली यानी अंडवाहिनी के रूप में बनी रहती है और दोनों अंडवाहिनियों को गर्भाशय में खोलती है, यानी दोनों साइड से जो है इसको जो है गर्भाशय में खोलने का कार्य जो है आपको फ्लोपियन नालिका का ही होता है। कहते हैं जब किसी को जो है नसबंदी की जाती है तो इसी फ्लोपियन ट्यूब को काट दी जाती है और बांध दिया जाता है, जिससे कि एक जो है ओवरी तक न पहुंच पाए यानी गर्भाशय तक पहुंचने में सक्षम न हो। तो यही कार्य जो है किया जाता है। तो ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं हम गर्भाशय। देखिए यूट्रस क्या होती है, गर्भाशय होता क्या है।
तो यहाँ गर्भाशय है, देखिए गर्भाशय जो है नाशपाती की आकृति का, ठीक है, मांसपेशियों और मोटी भित्ति वाला अंग होता है। अगर देखा जाए, अगर आप सिंपली देखे ही होंगे, ये नाशपाती की आकृति की होती है और इसके जो है काफ़ी मांसपेशियाँ जो होती है बड़ी हुई होती है। यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा भी होता है। गर्भाशय की भित्ति 3 परतों से निर्मित होती है। सबसे अंदर की परत को गर्भाशय अंत सतर यानी एंडोमीडियम्स कहते हैं। तो ये आप सतर याद रख सकते हो कि पहला जो मीडियम होती है अंत सतर, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम एंडोमेटेरियम्स, और बीच की परत को गर्भाशय पेशी सतर यानी मायोमीटियम्स कहते हैं, मायोमेट्रियम्स कहते हैं। तो ये भी याद कर सकते हो। और सबसे बाहर की परत को हम क्या कहते हैं, परिघव हास्य सतर यानी पेरिमेडियम्स। पेरिमेडियम्स भी एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है। कहते हैं एंडोमेटेरियम्स परत में प्रचुर मात्रा में रक्तवाहिनी होती है, यानी यहाँ पर जो है एंडोमेटेरियम्स में दोस्तों देखोगे तो इसमें जो है रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। गर्भाशय के योनि से जुड़ने के स्थान पर एक अवरोधी पेशी यानी स्प्लेंटम मसल्स विद्यमान होता है, जो कि उसका अपना एक कार्य होता है। तो गर्भाशय की आपने मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और इसके कितने भाग होते हैं इसको भी आपने जान लिया। तो आपको याद रखना है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, एंडोमेटेरियम्स, ठीक है, इसको बाद मायोटियोमेटेरियम्स एंड थर्ड जो है पेरिमेटेरियम्स। तो ये तीनों भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। तो ये गर्भाशय के 3 पार्ट है। उसके बाद हमारे समक्ष आता है योनि, जिसे वेजिना कहते हैं। देखिए दोस्तों, योनि जो होती है, योनि वो अंग है जहाँ मिथुन या लैंगिक संगमंगल होता है, यानी यहीं पे भी सेक्स होती है के दौरान सीजन के शुक्र विसर्जन के लिए प्रविष्ट कराया जाता है। यानी यहाँ पर जो है शुक्राणु को विसर्जित की जाती है। यह एक मांसपेशी नली होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये शिशु प्रसव के समय जो है प्रसव नाल का कार्य भी करती है और ये गर्भाशय स्वत्र और आंतरिक राजोधर्म विषमक प्रवाह के छिद्र के लिए एक मार्ग के रूप में भी कार्य करता है। जब राजोधर्म होती है तो इसी मार्ग से जो होता है ब्लड बाहर बॉडी से निकलता है। कहते हैं योनि एक छिद्र द्वार बाहर से खुलती है, ठीक है। कुमारी कन्याओं में जो है योनि के छिद्र एक छिद्रित झिल्ली लगी होती है जिसको हम योनि अवस्था भी कहते हैं, यानी कुमार अवस्था भी, कुमारी अवस्था भी कहते हैं। ये योनि जो होती है एक झिल्लीदार झिल्ली से बंद रहती है, ढकी हुई रहती है। योनि छिद्र यानी ह्यूमिनस कहते हैं। महिलाओं में मूत्राशय का जनन प्रसव नली के द्वार अलग अलग होते हैं। स्त्री जनन अंगों के विभिन्न कार्यों का संक्षेप जो है हम यहाँ तालिका जो दिया हुआ है उसमें हम पढ़ेंगे किस अंग का क्या कार्य है। तो योनि का अपना विशेष अंग होता है जहाँ से जो है स्पर्म विसर्जित होती है और यहीं से जो होता है एक नया जीव की उत्पत्ति के लिए कार्यसर होते हैं। और यानी योनि के मार्ग से ही ब्लड का भी स्वत्र होता है। कहते हैं इसी स्वत्र में जो होता है एक झिल्ली बनी होती है जिसे कुमारी अवस्था को भी नाम दिया गया है। दोस्तों हमारे समक्ष जो एक टेबल आया है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंग दिया हुआ है और कार्य। देखिए हमने जो पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो अंगों के बारे में पढ़ा है, अब उसका कार्य प्रणाली के बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही रोचक होगा। देखिए सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है अंडे का निर्माण करता है, ठीक है। अंडाशय में ही अंडों का निर्माण होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान होता है। उसके पश्चात अंडवाहिनियाँ यानी फ्लोपियन नालिका। देखिए फ्लोपियन नालिका वो स्थान है निचले स्थल और निषेचन अंडभूषण को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष गर्भाशय। देखिए गर्भाशय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं आंतरिक परम भ्रूण की ग्रहण करती है और उसकी रक्षा भी करती है और उसे पोषण प्रदान भी करती है और मसल स्तून की संकुलेशन और प्रसव के दौरान शिशु के बाहर निकालने में भी जो है गर्भाशय का ही कार्य होता है। यानी कहा जाए तो गर्भाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जहाँ से जो है बच्चों को बाहर फेंकने के लिए, निकालने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है गर्भगीवा यानी कॉर्वेक्स। कहते हैं जलीय श्लेष्मा उत्पन्न करती है जिस जन के लिए एक स्नेहक प्रदान करती है जिसमें सकल परमाणु शुक्राणु तैरती है। देखिए दोस्तों यहाँ जो है अगर गर्भगीवा की बात देखा जाए यानी गर्भाशय की गीवा गुर्दन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यहाँ से जो है श्लेष्मा उत्पन्न होती है। श्लेष्मा उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि जो योनि को जो क्या करती है ये लुब्रिकेट कर देती है, यानी काफ़ी वो चिपचिपा बना देती है जिसकी वजह से शिशु जो है आसानी से जा सके और इसमें जो है शुक्राणु तैर सके। तो शुक्राणु के तैरने के लिए ये स्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके पश्चात है योनि यानी वेजिना। देखिए दोस्तों जब मिथुन होती है तो लैंगिक समंगल के दौरान शिशन के ग्रहण करती है, यानी यहाँ पर जो है शिशन जो है ग्रहण किया जाता है। तब प्रसव के दौरान बच्चे को निकलने के लिए भी नालिका का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पर जो है शिशन को जो है प्रवेश करने का द्वार होता है और साथ में जो है बच्चे भी इसी द्वार का जो है उपयोग करते हैं बर्थ के समय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वेजिना होती है।
उसके बाद है भग सिनिका यानी सेट्रोइस। ये बाहरी कामबेलियां अंग कमांग होते हैं, ये नर शुष्क के तुल्य होते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसका फंक्शन भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। The one next topic is menstrual cycle in a human females. In a human female, the fertilized period is extended from to the age of puberty and about to 13 to 12 year up to the menopause is a 45 to 50 years. There is a menopause at the end of a maturation cycle and the starting to the 12 to 13 years, and their stage of puberty is marked by their appearance of secondary sexual characteristics. The onset of maturation is a female is called Monchis. It is a start at the age of about 11 to 13 years. There are permanent stoppage of the maturation is the female is called menopause. It is occurred at age of about 45 to 50 years. At the time of menopause is the ovulation or maturation stop and the reproductive organ decrease in a size. Between the puberty and the menopause is the female reproductive system passes through the regular monthly sequence of events called to the maturation cycle. During the maturation cycle, on the ovum is mature and released once every 28 days. And however, many of time due to some reason, this period may be increased or cellular lining of the utera. With the blood flow in the steady off, the process continue to the 3 to 4 days from to the 5th up to 13 days of the onset maturation cycle growth. And maturation of the graphia is a follicle take place. Graphia's process is the finally stage in the maturation of the ovums inside of ovary. It consists of the ovum and the marks of cells surrounding it. Graphia's follicles also produce a hormone estrogen and which stimulate their uterus to prepare itself to receive the ovum. The cells lining the uterus grow rapidly and develop a dense network of blood vessels. Ovulation takes place 13 to 14 days after the onset of maturations. The graphians is the focus is ruptured to the release the ovum. There is cell of the rupture focus from their corpus luteus, which is the secrete the hormones is a progesterone. The progesterone is the most important hormone of female reproductive organ. Their oval reaches to the uteri to the fallopian tube on the 13 to the 14 days and remaining 3 up to the 16 day for 48 to 70 hours. And if the ovary does not receive any sperm during this period, it is started degenerated. And degenerated there is a most maturation cycle. At the end of 28 day, which ovule is rejected among with their uterus is a lining. The mark the started of slowly degenerating on the thickened. There are linings of the uterus and the next maturation cycle. Here show the diagram of maturation cycle here. Here the clear show there is a endometrium is as a menstruations and ovulations and the menstruations and fertilization and implementations. There is an ovaries and there is important part for a female reproductive organs. Here show the graphical stage of non-pregnancy maturation cycle is a 1 to 14 day and the beginning to pregnancy of 14 to 28 day. There is the most important period for the fertilization of 14 to 28 day, but first to 14 days no pregnancy maturation cycle because no egg release in the ovaries. And what happened to the maturation cycle if the ovule receive a sperm and fertilization occur? It is the ovule received sperm and get fertilized. The maturation cycle, maturation and ovulation cases for the long and woman is pregnant. And this because the progesterone is produced or constantly first by the corpus luteus and which the persists in the ovary and later by their placenta. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है स्त्रियों में जो है आवर्त चक्र यानी मेचुरेशन साइकिल किस प्रकार होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि हम इसमें मेचुरेशन साइकिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पर सवाल आता है साइकिल्स। तो साइकिल्स का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक पहिया घुमाव। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर भी इसी मुहिम में जुड़ा हुआ है कि आपको एक चैन बनाना है, सर्कल बनाना है जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प
मिल सके। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर ये वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जो कमज़ोर हैं, जो स्कूल में एडमिशन होता है और टीचर के पास जाते हैं और टीचर उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते मेडिकल, चाहे आप नहीं अच्छा पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप हिंदी मीडियम से आए हो। दोस्तों, यहाँ पर त्रिपाण सेंटर उन्हीं बच्चों के लिए अग्रसर है और चाहता है कि वो बच्चे आगे से आगे प्रोत्साहित हों और अच्छे से अच्छे जो है अपना जो है भारत के निर्माण में अच्छा अपना योगदान दे सके। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो बच्चा कहते हैं तकलीफ़ों से आगे बढ़ता है, जो कहते हैं उसके मुसीबतें आते रहते हैं, वही संघर्ष करना जानता है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो पौधा जो है हर तरह के जो है प्राकृतिक मुसीबत को झेल लेता है, वही आगे चल के हमेशा आगे तरक्की के ऊंचाई पे बढ़ता रहता है। तो वो बच्चों को इग्नोर मुझे नहीं कर रहा है, मुझे उन्हीं बच्चों की आवश्यकता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तभी मैं जो है कोशिश इतना करता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझा सकूँ। क्योंकि जो भी हो प्रोनाउंसिएशन, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि मेरा वीडियो बनाने का जो कार्य था, जो उद्देश्य था, वो सफल हो गया। तो इसके लिए सफल तब होगा जब आप भी एक साइकिल्स बनाओगे, यानी आप जो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, फिर वो बच्चे दूसरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लाएंगे। इस तरह जो है एक साइकिल बनेगी और उन बच्चों तक मैं पहुंच जाऊंगा बहुत आसानी से जिनको ये वीडियो की ज़रूरत होगी। देखिए दोस्तों, इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करो, आपको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। और देखिए, अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो तो कोई बंदे आपको इंसल्ट भी करेंगे, बहुत पराकू बन गया है, और कुछ आपके तारीफ़ भी करेंगे, ये मुझे एहसास है। लेकिन कहते हैं ना, कोई किसी की बुराई और किसी को गलत कह देने से आप बुरे और गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि भाई आपने अच्छा काम किया है। तो चाहे जो मर्जी कह ले, पराकू कह ले, जो मर्जी कह ले, हमने अपना कर्म किया है। अगर आपको अच्छा है तो आगे बढ़ाइए। तो यही बात आपको सोचना है कि त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको अग्रसर होना है। ठीक है, इसे सोचना नहीं है। अभी जो है जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वीडियो, आप क्या करना है, इसके वीडियो के जो कॉपी होगा आपने कॉपी करना है इसके, ठीक है, साइड को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको पेस्ट कर देना है। सिर्फ इतना सा तकलीफ आपने त्रिपाण एसएससी सेंटर के साथ के लिए करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो बनाने के लिए अग्रसर है, तैयारी चल रही है। तो इसीलिए जो है आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आप लाभान्वित होगे। ठीक है, ये था आपके लिए। लेकिन हमारा जो यहाँ पर हम स्टूडियो में अंत चक्र यानी मैच्योरेशन साइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक स्त्री में जन्म क्षमता की अवधि यौवन आरंभ जो होती है 12 से 13 वर्ष की होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन साइकिल। लेकिन जैसे वो 45 से 50 वर्ष के आसपास आती है, उनका जो है मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, तभी जो होते हैं 45 और 55 साल के जो महिलाएं होती है वो काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं यौवन आवरण की अवस्थाएं गौण लैंगिक लक्षण दृष्टिगोचर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी स्त्री में जो है यौवन आरंभ होता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है उनके शरीर में बदलाव होने लग जाते हैं। कहते हैं मादा में राजो धर्म के आरंभ होने के राजो दर्शन यानी मार्चिस कहते हैं, यानी मैन मंथ महीना और चिस विज्ञानिक आरंभ कहते हैं, यानी राजो दर्शन कहते हैं। जब मादा में राजो धर्म आरंभ होती है यानी मैच्योरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये राजो दर्शन के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे माउंटेन्स कहते हैं। और यह लगभग 11 से 13 वर्ष की अवधि में आरंभ हो जाती है, जनरली देखा गया है। लेकिन आजकल समय बदल गया है, काफ़ी जो है टेम्परेचर बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो इनका जो है मैच्योरेशन साइकिल पहले भी हो सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आया है कि 9 साल की बच्ची जो है गर्भवती हुई है। तो इसका मतलब है कि उनमें मैच्योरेशन साइकिल रहा होगा तभी गर्भवती हुई होगी। तो ये बात यहाँ पर 11 लिखा है, लेकिन कहते हैं जर्नली जो है 11 से 13 वर्ष में जो है मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है उसे ठीक है आरंभ होना होता है। राजधर्म का पुण्य विराम यानी जब ये रुकता है उसे हम राजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मैंने पल्स कहते हैं, पल्स का मतलब रुकना। ठीक है, राजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मैन मंथ महीना पल्स टू बी कैसेस टू विराम, यानी ये विराम की अवस्था में आती है, जो कि उम्र आपको पता ही है कि 45 से 50 वर्ष माना गया है। जब जो है आपको राजो निवृत्ति जो है रुक जाती है, बिल्कुल ही मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं राजवृत्ति के जो समय अंडाशय में जो है स्वयं बंद हो जाता है और जनन अंगों के आकार घटने लगता है, यानी उस समय जो है जनन अंगों का आकार जो है घटने लग जाता है। रीजन यही होता है कि इसमें जो है मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाएगा तो घटना तो है, स्वाभाविक सी बात है।
कहते हैं किशोर अवस्था का जो है राजवृत्ति के बीच मादा जनन अंगों में नियमित मासिक घटनाओं का एक जो है क्रम चलता ही रहता है, जिसे हम मासिक चक्र या आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ये किशोर अवस्था के बाद जो है जब तक ये बंद नहीं होती है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू चलती ही रहती है। कहते हैं अंत चक्र की अवधि में जो है प्रत्येक 28 दिन में एक अंड प्रवृत्त होने निमुक्त होती है, यानी 28 दिन में एक अंडा जो हो मुक्त होती है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से यह अवधि घट या बढ़ भी सकती है। जैसे अगर कोई स्त्री बीमार है, कोई अगर फीमेल बीमार हो रखी है या उसमें कमजोरी है, तो याद रखना कि जो ये 28 डे का जो अंतराल है वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो जो ये इसमें जो होती है महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है, या जो लड़कियां हैं वो परेशान हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसमें घटना और बढ़ना जो है उनकी कमजोरियों पे निर्भर करता है या उनके हेल्थ पे निर्भर करता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ समय के पश्चात आपको डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो वो जो है जन्म देने की क्षमता भी खो सकती है, ये माना गया है। अंतचक्र स्वेद के जो साथ आरंभ होती है, जिसे दौरान गर्भाशय की कोशिका परत रक्त स्वेद के साथ झड़ जाती है, यानी ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया 3 से जो है 4 दिन तक चलती रहती है। कहते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो ये कम से कम 3 से 4 दिन जो है रहेगी। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि ये जो है कई दिन भी रह सकती है, 1 हफ्ता भी देखने को मिला है रह जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है। ऋतुस्राव जो होती है, ऋतुस्राव आरंभ होने से 5 से 13वें दिन तक ग्राफिक पुटक की वृद्धि और परिपक्वता होती रहती है। ग्राफिक पुटक जो है अंडाशय के अंदर एक अंडे का परिपक्व अंतिम अवस्था होती है, जिसमें एक अंडा तथा इसे गिरने वाली कोशिकाओं के जो है सतह ही होती है। कहते हैं ग्राफिक पुटिका एक हार्मोन यानी एस्ट्रोजन भी उत्पन्न करता है। यानी एस्ट्रोजन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है, वो उत्पन्न करती है जो गर्भाशय के अंडे को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। यानी यही हार्मोन जो होता है अंडे को ग्रहण करने के लिए वो प्रेरित करता है, और इसी की वजह से जो होता है जब स्पर्म एंट्री करता है, गर्भाशय का स्तर बनाने वाली कोशिका तेजी से वृद्धि करने लग जाती है। यानी गर्भाशय के जो स्तर होते हैं वो बहुत काफ़ी तेजी से वृद्धि करते हैं, और वो रक्त वाहिकाओं की एक साधारण जालक विकसित कर लेती है। अंडाशय जो है ऋतुस्राव आरंभ होने के 13 से 14 दिन बाद होती है। यानी ये जो होगा दोबारा दोस्तों 13 से 14 दिन के बाद जो होगा ये आरंभ हो जाती है। अंडाशय सर्ग जो होती है 13 से 14 दिन के बाद जो है वो आ जाती है। ग्राफिका पुटिका फटक से अंडे के निमुक्त करती है, और फटे हुए पुटक के फीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम्स कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्वेद करती है। अंड जो है अंडवाहिनी से होता हुआ 13वें और 14वें दिन गर्भाशय तक पहुंच जाता है। यानी 13 दिन जो होता है कोई एक रिलीज नहीं होता है मैच्योरेशन साइकिल के बाद। जैसे 13 से 14 दिन माह होता है तो एक अंडा जो होता है ओवरी रिलीज कर देती है, और ये रिलीज करके जो है ओवरी के जो है फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है, वहाँ पर वो वेट करती है। कहते हैं वहाँ पर 16वें से दिन से 48 से 72 घंटे तक रहता है। यदि इस अवधि में अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता है तो इसका अपक्षय आरंभ हो जाता है। यानी जब अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ से जो होता है वो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाता है, यानी रक्त के रूप में बाहर बॉडी से निकलने लग जाता है। और कहते हैं 28वें दिन के अंत में ये अंड गर्भाशय के स्तर के जो स्वत्र को बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी जो 28वां दिन होता है ये ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यह गर्भाशय की मोटे हो गए स्तर के धीरे धीरे विघटन की ओर बढ़ता है और एक नए राजस्वेद की शुरुआत का घोतक होती है। यानी जैसे ये फट जाता है तो शुरू जो है फिर से ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है मेच्योरेशन साइकिल की पूरी प्रक्रिया होती है। यदि अंड शुक्राणु से मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है। तो अंड चक्र का क्या होता है, देखिए, अगर कहते हैं अगर शुक्राणु जो है अंडाशय से मिल जाता है फिर क्या होता है, फिर तो जर्नल सी बात है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर अंडा से मिलेगा स्पर्म तो जर्नल सी बात है प्रेगनेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी। यदि अंड शुक्राणु से मिल जाता है और उसका निषेचन हो जाता है तो रक्तस्राव अंडाशय स्त्री के जब गर्भवती तब तक की अवधि तक रुक जाती है, यानी तब तक वो गर्भवती हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पहले कॉर्पस पिट्यूटरी द्वारा लगातार उत्पन्न किया जाता है, ऐसा अंडाशय में होता रहता है, और बाद में अपरा द्वारा किया जाता है। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है जब कोई स्त्री टेस्ट भी करती है, चेकअप भी करवाती है, तो इसमें जो है उसका यूरिन लेके हम
जो है 3 बूंद डालते हैं तो इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो लकीर प्रदर्शित हो जाती है। तो ये जो होता है चेक भी किया जाता है। पहले के समय में टेस्ट चेकअप करने का अलग तरीका था, वो मैं डिस्कस अभी नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसी बात को यहाँ पर डायग्रामेटिक यानी ग्राफिकल शो करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, जो कि बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई गई है। यहाँ पर बताया गया कि 1 से 14 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यानी कि सदर अंतर होता है। और जैसे ही 14 से 28 डे के अंतर्गत आता है, अंडरोपण स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएशन होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी विस्तृत है, जिसमें आप देखोगे कि राजधर्म स्टार्ट हुआ है, फिर 2-3 दिन के बाद जो है ये बंद हो जाती है, अणसर्ग हो जाती है। इसके बाद जो है ये काफ़ी जो है 14 दिन तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और 14वें दिन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है। तो ये डायग्राम बहुत विस्तृत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। Our next topic is fertilization, pregnancy and development of the embryos. There is the most important topic here, friend. There is the fertilization, pregnancy and development of the embryo. There is the fertilization and the implantation. There is the first topic. There is spermatozoids is remain visible. There are female vaginal tract from to 24 to 72 hours. For fertilization, sperm and induced into the female body. One sperm fused with their ovum to a fallopian tube. If the ovules happen to meet a sperm, the two united form to the zygote. If their ovules happen to meet the sperm, those two unite for form the zygote. 13 to 14 days after onset of maturation are most favorable for the conception of pregnancy. The zygote immediately begin to divide and pass down to the fallopian tube to the uterus and the fix itself to the walls of uterus. These fixings of the embryos in the walls of uterus is called implantations, and the female is said to be pregnant. Implantation takes place about a week after fertilization. And the next is placenta. The placenta is there association is between two maternal and fetal tissue meant by some extremely important physiological exchange. The developing of embryos is attached to be uterus to be a tissue is called placenta. Placenta umbilica is called. It is a tough structure that serves as their blood vascular connected between two factors and developing. The embryos and the uterine walls from the first few weeks of development. The embryo is enclosed in a sac is called alumina, and which is filled with the amniotics fluid. Amniotic fluid is amniotics is a fluid act as shock absorbers and help to the protect the embryo from the damage. Here show in this picture, here the show and the placenta, and there are factors is here, and the villi of placenta here, and we have trums, menotrums, and amniotic fluid is here. The ball uterus is present. There is a most important diagram for a development of the fetus in a placenta. The placentas are tissue through their oxygen and food are supplied from to maternal blood to the fetus. It is also transport the carbon dioxide and excrete base form of fetus blood to be maternal fluid blood. And summarize their step is the fertilization of human egg is the implantations and development in their uterus up to birth. Here some step of the placenta here, the sperm form a male and deposit into the female reproductive system, and the goes with egg release from the ovary, and the unions of sperm or eggs of fallopian tube, and then goes with to the fertilization and formation of zygote is the first day, and repeated division of zygote leading to the formation of spherical mass of cells called medulla is the fourth day. And when we come to the 5 day, the early embryonic stage is called blastocyst is formed to day of 5. And blastocyst is attached to the uterine balls is the implantation occur to day of 6 to 7 day. And the developing embryo is about the size of the pea in the 4 beak. And at least come to the embryo is now is called fetus, with the human features and limbs appear is a float as an amniotic fluid or 6 beak, and both of human infant about 40 beak. As so the diagrammatics the development of human embryos in this. The placenta is permeable to the respiratory gases, nutrition and antibodies.
The placenta is the most important role play in there. Is permeable to respiratory gases, nutrition, and antibody. The the membranes prevent a harmful material from reaching the embryos. It does not be allowed the passes for a germ from to the mother to the factor. However, if the mother is already infected with HIV, then HIV can be passed through the blood to the embryos. Placenta produce the hormone progesterone is a egg formation. The ovulation of the maturations also stop as the pregnancy continues. And however, this is resumed after birth child. The hormone oxytocin is the posterior pituitary is responsible for uterine contraction in child birth. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है निषेचन संभाव्यता और जो है भ्रूण का परिवर्धन, यानी ये जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसी होती है, इस पे हम जानेंगे। कहते हैं निषेचन और अंडरोपण। देखिए शुक्राणु मादा जनन पत्र में जो है 24 से 48 घंटे तक रहती है और निषेचन के लिए शुक्राणु मादा शरीर में प्रवेश करा जाते हैं। एक शुक्राणु फलोपियन नली में अंड के साथ संकलित हो जाती है, यानी एक ही अंड जो होता है, एक ही जो है स्पर्म जो अंड के साथ संकलित होती है, मिलती है। यदि अंड एक शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक युग्मन यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। कहते हैं रजस्राव शुरू होने के पश्चात 13 से 14 दिन में गर्भ आरंभ करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, यानी 13 से 14 दिन जो होती है काफ़ी अनुकूल होती है गर्भ धारण करने के लिए। कहते हैं युग्मनजन तुरंत विभाजित होना आरंभ कर देती है यहाँ पर और फ्लोपियन नली द्वारा जो है गर्भाशय में पहुँच जाती है और गर्भाशय भित्ति में स्वयं को स्थापित कर लेती है और चिपक जाती है। आपने देखा ही होगा कि ये जो गर्भाशय में चिपक जाती है, भ्रूण का गर्भाशय के भित्ति में इस प्रकार चिपकना अंडरोपण या अंड आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। और तब मादा यानी स्त्री गर्भवती या गर्भाशय कहलाती है, यानी गर्भवती कहलाने लग जाती है। अंडरोपण निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद ये सारी क्रियाएं होती है। अब हमारे समक्ष आता है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा को जो है हिंदी में अपरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में वर्ड आता है आप लोगों को प्लेजेंटा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको अपरा कहते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको अपरा का नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए अपरा का जो है बहुत विशेष महत्व होता है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए। कहते हैं अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण जो है शारीरिक क्रियाएं संबंधी विनियम के लिए माता और जो है भ्रूण के ऊतकों के बीच का संबंध होता है। परिबंधकारी भ्रूण गर्भाशय से जो है ऊतकों द्वारा जुड़ी हुई रहती है। आपको पता है कि जैसे ही ओवरी जो है ओवरी से रिलीज फ्लोपियन ट्यूब से बाहर आती है तो उसमें जो अंडे के लिए पोषण तत्व, अंडे में पोषण तत्व होता है स्पर्म के लिए, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको पोषण कहाँ से मिले, तो वो पोषण के लिए जो है अपरा जो उसके जो है जो नाल होती है, आपने देखा होगा जो नाभिक नाल होती है उसमें से एक छोटी सी नली निकल रही होती है। जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय आपको देखने को मिलता है जहाँ डॉक्टर काट के उसको बांध देता है, तो छोटा आपने देखा ही होगा कि लगे हुए रहते हैं। तो ये जो होता है एक ऑक्टोपस की तरह होती है जो कि जाके माँ के किसी भी भित्ति में, ठीक है, चिपक जाती है और वहाँ से जो है ब्लड शेक करके बच्चों को नरिशमेंट करती है, बच्चों को पोषण करती है। तो अपरा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं ये जो होती है नाभिरज्जु यानी एम्ब्लियस कोड होती है, जैसे मैंने भी बताया कि नाभिक के बने होते हैं, एक मजबूत संरचना होती है जो परिवर्तनशील भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के बीच रुधिर संवहन संबंधी स्थापित करती है। यानी वो चिपकने के बाद क्या करती है, माँ के शरीर से ब्लड जो है वो खींचती रहती है और बच्चे को जो है देती रहती है। तभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल रेड होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है बिल्कुल ब्लड से ही बना हुआ होता है पूरी तरह से। तभी एक बात कहा जाता है कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके खाने पीने पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो भी खाएगी वो सारे बच्चों को लगेगा और सारे ब्लड के रूप में बच्चों को प्राप्त होगा। प्रवर्धन के पहले जो है कुछ सप्ताहों से भ्रूण एक थैली में बंद हो जाता है जिसे हम उलव्स यानी एमिनियम्स कहते हैं, यानी एमिनियंस कहते हैं। इसमें अलव तरल या एनियोटिक तरल यानी एमनियोटिक्स फ्लूइड भरा हुआ होता है। एमनियोटिक्स तरल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यह कभी अगर कोई बर्थ होती है तो काफ़ी मात्रा में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है और ये फ्लूइड कभी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि बच्चे ने क्या किया है, मुंह उसका खुल गया था गर्भाशय में और उसने गंदगी को इनहेल कर लिया था, तो इस जो फ्लूइड होता है उसी में तैर रहा होता है वेस्ट मटेरियल्स, और उसी का अगर गलती से बच्चे ने मुँह खोल दिया तो वो जो होता है
प्रॉब्लम आ सकता है, सीजर की प्रॉब्लम आ सकती है कई हद तक। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर उल्टा करके बच्चों को मारता है कि उसके मुंह से जितनी भी गंदगी हो वो निकल जाए, चाहे वो उसके मुंह से जो है गंदगी खींचता है। तो ये सारे जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है भरा हुआ रहता है और लभ्यतर भ्रूण को धक्के से बचाता है और भ्रूण को क्षति होने के जो है बचाने में सहायक भी होता है। और दूसरा कार्य आपको दोस्तों पता ही है कि माँ है, माँ कोई भी कार्य कर सकती है, कभी कभी उसको पेट में चोट भी लग जाता है, लेकिन यही फ्लूइड होता है जो बच्चों तक कोई भी आघात को पहुंचने नहीं देता है। अगर ये एम्बोटिक्स फ्लूइड ना हो तो बच्चे जो है कई मायने में जो है नुकसानदायक भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए गलत तरीके से माँ सो जाती है तो अगर फ्लूइड ना हो तो बच्चे जो है कई मायने में डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे एमनियोटिक्स फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये कई क्षति और कई धक्का उक्का लगने से जो है होने से जो है इसको क्षतिपूर्ति करती है। अपरा एक ऊतक की भांति कार्य करती है। ये दोस्तों याद रखना, अपरा जो होती है एक ऊतक की तरह कार्य करती है जिसका द्वारा माँ के रक्त के भ्रूण में ऑक्सीजन तथा आहार की आपूर्ति होती है। तो जो अपरा है उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। याद रखना कि इसमें जो है ऑक्सीजन और आहार की सारी पूर्तियाँ जो है अपरा के द्वारा ही होता है। बच्चा जो है पेट के अंदर मुंह से कभी भी भोजन नहीं लेता है, वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू यानी अपरा जिसे हम कहते हैं नाभिक भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है माँ के बॉडी में और वहाँ से जो है ब्लड लेता रहता है और साथ में ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन मिली हुई होती है जिससे बच्चे को जो है जीवन और जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती है। यह भ्रूण की रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जित अवशिष्टों को माँ के रक्त में पहुँच जाती है। ठीक है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है और वेस्ट मटेरियल्स भी उत्सर्जित होती है। तो इस तरह जो है बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो होता है माँ के गर्भाशय में होता है और इसमें जो है अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को जो है वो मेंटेनेंस भी करती है, वो जो है पोषक तत्व भी बच्चों को प्रदान करती है, इसलिए अपरा का जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगर यहाँ पर आप एक डायग्राम देखोगे तो अपरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अपरा जो आप देख सकते हो थैलीनुमा में अपरा बना हुआ है। ठीक है, और भ्रूण जो है अपना आराम से यहाँ पर जो है विश्राम की अवस्था में दिखाया गया है। आप योनि मार्ग भी देख सकते हो, योनि मार्ग तब खुलता है जब प्रसव आती है, तो हम प्रसव के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, और आप देखोगे गीवा के श्लेष्मा का प्लग भी आपको दिख रहा होगा जहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर ना जाए, यानी एक तरह का प्लग का काम करता है। और बल्ले भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बल्ले तरल भी आपको नज़र आ रहा होगा। गर्भाशय पेशी यानी मेसोफ्लियम्स भी दिखेगा, गर्भाशय की भित्ति भी आपको दिखेगा, अपरा का आवर्धन भी आपको नजर आएगा। तो इस तरह से जो है गर्भ में बच्चे की अवस्था होती है, बच्चों की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें जो है अंडा जो निषेचन करती है और कैसे इसका विकास होता है वो सारे चरण को यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसको आप साधारण शब्दों में भी समझ सकते हो। कहते हैं पुरुषों की शुक्राणु स्त्री जनन तंत्र में निक्षेपित होती है, यानी उसको वहाँ डाल दिया जाता है। अंडाशय के अण्ड मुक्त होती है वहाँ से, यानी ओवरी से अंडे निकलते हैं। फ्लोपियन नली में शुक्राणु और अंडे का मिलन होती है। ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फ्लोपियन ट्यूब ही होता है जहाँ पर शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है। निषेचन होना और युग्मन जनन जायगोट का निर्माण पहले दिन से शुरू हो जाता है, जहाँ पर जायगोट बनने लग जाता है। और निषेचन होना और युग्मन जन जायगोट का निर्माण पहले दिन हो जाता है। युग्मनजन के बार बार विभाजन की कोशिकाओं के गुलिये सदर निर्माण हो जाती है, जिसे हम मेरुला कहते हैं, यानी यहाँ पर जो है बार बार विभाजन से एक मेरुला बन जाती है। और जो ये 4 दिन तक मेरुला बनी रहती है। कहते हैं भ्रूण की आरंभिक अवस्था जो है करपुटी यानी कि ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण करते जो 5 दिन तक रहती है। कोरल पुटी गर्भाशय भित्ति से जुड़ी हो जाती है, अर्थात अंडरोपण हो जाता है। ये 6 से 7 दिनों में हो जाता है। कहते परिवर्तनशील भ्रूण एक मटर के दाने के बराबर हो जाता है जब वो 4 सप्ताह का होता है। 4 सप्ताह में वो मटर के दाने की तरह वो दिखने लग जाता है, यानी थोड़ा विकास उसमें देखने को आपको मिल सकता है। उसके पश्चात भ्रूण अब गर्भ यानी फिक्टस कहलाता है, जिसमें मानव आकृति जो है दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी फिक्टस जो होती है दोस्तों बनना स्टार्ट होता है और वो मानव की तरह दिखने लग जाता है। अंग जो दिखने लग जाते हैं उनके कई अंग ये वल्ले तरल में तैरता रहता है, यानी जो वल्ले तरल होते हैं उसमें तैरता रहता है। ये 6 सप्ताह के उपरांत होती है। उसके बाद जो होता है जब मानव शिशु का जन्म होता है वो 40 सप्ताह के पश्चात होता है। तो इस प्रकार जो है मानव भ्रूण का परिवर्तन जो हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखा, कई मायने में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप समझ लेते हो तो आपको सारे टॉपिक भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी।
यहाँ पर एक बात होता है कि अपरा जो है श्वसन गैस पोषक पदार्थ और प्रतिपिंडों के लिए प्रमुख होती है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि अपरा जो होता है गैस पोषक पदार्थ और प्रतिपिंडों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। झिल्ली क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों को भ्रूण तक पहुँचाने से भी रोकती है, यानी कई बीमारियों को भी जो है भ्रूण तक जाने से प्लेजेंटा रोकती है या माँ में भ्रूण में रोगाणुओं को नहीं पहुँचने देती है। यदि माँ HIV से पहले से ही ग्रस्त हो तो HIV रक्त द्वारा भ्रूण में पहुँच सकता है, जनरली सी बात है। लेकिन अगर माँ बाद में अगर HIV होती है तो उसका प्रभाव जो है बच्चों पे नहीं पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर जो है HIV टेस्ट जरूर करवा लेते हैं कि अगर माँ अभी HIV पॉजिटिव होती है तो बच्चों को बचाया जा सके। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अपरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, याद रखना दोस्तों। अपरा ही जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है और समय की अवधि के दौरान अंड का निर्माण तथा रक्त स्वास्थ्य रुक जाती है, लेकिन शिशु जन्म के पश्चात ये पुण्य आराम हो जाती है। यानी मेचुरेशन साइकिल जो होता है, जब बच्चों का जन्म हो जाता है उसके बाद 1 साल के बाद जो है या कुछ समय के पश्चात ही जो है आपको पता ही है कि बच्चे जो है ऋतुस्राव यानी स्टार्ट हो जाता है। कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जो ये बहुत काफ़ी जल्दी जो है मेचुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये फैक्ट होती है, एक बात होती है कि जब तक जो है बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक जो है मेचुरेशन साइकिल शायद होना संभव नहीं होता है। लेकिन कहते हैं आज समय बदल गया है, ये सब संभव ही था लेकिन अब संभव होना शायद नहीं भी है, और कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि संभव भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। What happened during the birth child? There is a most important question. What happened during to the childbirth? The uterus undergoes circulation of contraction of outer layer, and the amnios is the breast, and the amniotic fluid is a discharge. The uterus contracts is a vagus spellings, thereby baby. The baby's lungs start to the functionings, and the baby takes the first breath. Their umbilical cord is tied and cut. After the birth, the placenta get a discharge. The breast start to producing of milk. That is the most important fact is a lactation. Lacto means स्तनपान. The secretion of the milk from the mammary gland is called lactations. Lactations and their period during which a mammary gland secrete a milk is called lactation period. That is called the lactation period. The first secretion that come out from the mammary gland of the mother just after childbirth is called colostrum. Colostrum is the most important milk. It is the rich of the nutrient, fat and protein. The colostrum is the most important. There is a increasing the immune system of baby child. It is rich in nutrition and fat proteins. And colostrums also contain to the antibody is the immunoglobulins. Immunoglobulins is the IgA. It is the most important antibody for the protect to the all of life of baby child that provide to passive immunity to be newborn infant. And there is synthesis of milk from the mammary gland. It is stimulated by their hormone is a procrastins which is secreted by the anterior lobes of the pituitary gland, and another hormone is called the oxytocin secreted by their posterior lobes of pituitary gland and stimulate the release of milk from the mammary gland. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आया कि प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं। देखिए प्रसव के दौरान बहुत सी घटनाएं घटती है। कहते हैं गर्भाशय में कभी कभी संकुलित प्रसव पीड़ा होने लग जाती है और उलट फट भी जाती है, जो वल्लभ होती ही फट जाती है और वल्लभ तरल के विसर्जन कर देती है। जैसे बच्चे बॉडी से बाहर आता है, वल्लभ फट जाती है और सारे के सारा तरल जो होता है बाहर निकल जाता है। गर्भाशय में तेजी के साथ संकुलन होने लग जाती है और बच्चे को बाहर धकेल दिया जाता है, यानी ये प्रेशर होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। बच्चे के फेफड़े काम करने लग जाते हैं, यानी जैसे बच्चे का बर्थ होता है उसका लंग्स जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी पहली सांस जो है बर्थ के दौरान ही लेता है। कहते हैं नाभिक रज्जु को बांध कर काट दिया जाता है, यानी जो प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है उसको पहले काट दिया जाता है और जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो माँ के शरीर को भी जो प्लेजेंटा है वो छोड़ देता है, ठीक है, और बॉडी से बाहर आ जाता है। जन्म के बाद अपरा का भी विसर्जन हो जाता है, यानी अपरा भी जो है बाहर बॉडी से निकल जाता है। माँ के स्तनों को दूध बनने लग जाता है, यानी यहाँ पर जो है मेमरी ग्लैंड यानी जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो एक्टिव हो जाता है और यहाँ से जो है दूध का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि स्तन स्वेद यानी लोकोडेशन मीन्स की है स्तन ग्रंथियों दूध का स्वेदन निकलना और स्वेद कहलाता है।
तथा वह अवधि जिसके दौरान स्तन ग्रंथियों में दूध का स्वेद होने लग जाता है उसके हम स्वेद काल कहलाता है। बच्चों के जन्म के बाद माँ की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहला दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम नवसंत्र कहते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में पोषक वसाएं और प्रोटीन भरा पड़ा होता है। नवस्तन में जो है प्रतिरक्षा हीमोग्लोबिन यानी AIGA भी होता है, जो नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कहते हैं माँ का पहला पीला दूध जो बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। पहले के समय में इसको फेंक दिया जाता था, जो कि गलत था, लेकिन आज के समय में डॉक्टर भी प्रोवाइड्स करते हैं कि माँ के जो है पहला दूध गाढ़ा होता है उसको बच्चों को जरूर पान करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं और कई मायने में एंटीबॉडी होते हैं जो उनको जीवन भर जो है बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसलिए माँ का पहला दूध बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं स्तन ग्रंथियों के दूध को सेलेस्ट्रेशन और प्लेकोटेंस नामक हार्मोन से उत्पीड़ित कर प्राप्त होती है, जिसका स्वेद प्यूटरी यानी प्यूटरी ग्रंथि जो है अग्रपाली से होती है। एक अन्य हार्मोन जो है तो होता है ऑक्सीटोसिन का स्वेद जो प्यूटरी ग्रंथि के पश्चपाली से होती है। यह हार्मोन स्तन ग्रंथि को दूध निकालने के लिए उद्दीपित करती है, यानी वो जो है दूध निकालने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही बच्चों के जन्म के लिए भी गर्भाशय संकुचन में काम आती है, यानी जो अगर ऑक्सीटोसिन देखोगे तो ये दूध उत्पन्न के लिए जो है ग्रंथि को उकसाता है, ठीक है, और ये कई मायने में जो है गर्भाशय का संकुचन करने में भी काम आता है। The next topic is how twins are produced. Usually only one ovule is released by one ovary in every reproductive cycle. If this is the ovule receive a sperm and get fertilized, one baby by born to the mother. But sometimes two eggs may be released and fertilized by two different sperm. Such a sibling are called fraternal twins, and who may be brother and sister, या brother or sister. But in the content case, only one egg is released and get fertilized. After this, it is divided into two, and their two cell is separate and start to developing is independently into two separate individuals. There is identically as the respect all is identically twins, and there is a way for the same sex. There is the next types is a simious twins. There are twins is produced from one egg which failed to separate are called simious twins. The first case of simious twins was the twins baby born in the Chinese mother in the Sima. There are now Thailand is a 1811. 1811 this were joined at the thoracic region, and these twins lived up to on age of 65 years. The Siemens twins as a sometime is a surgical separated, however it is depending upon their extent of their joining. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब देखिए जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये भी आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जुड़वा से बात मुझे याद आया कि आपको एक बात बतानी थी कि त्रिपाण सेंटर जो है आपको बार बार यही बात कहता है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चों तक भी आप पहुंचने में जो है त्रिपाण सेंटर को हेल्प कीजिए। और ये हेल्प आप कर सकते हो, क्योंकि आप ही वो जरिया हो जिसके थ्रू जो है मैं आगे पहुंच सकता हूं उन बच्चों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, अब आपने भी फेस किया होगा कि आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हो, अगर आप मेडिकल ले लेते हो तो आपको टीचर बार बार परेशान करने लग जाते हैं कि बच्चे आपसे नहीं होगा, आप हिंदी मीडियम में थे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर जो एक ही बात जानता है कि जो बच्चे मेहनत करना जानते हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश का कोई मान्यता नहीं होती है। चाहे उनका प्रोनाउंसिएशन जैसा मर्जी हो, वो आगे चल के बहुत ही अच्छा और जो है बहुत सुलझे हुए डॉक्टर बनते हैं या बहुत सुलझे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। तो इससे त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी समझाया जाए, जिनको उनके अपने लैंग्वेज में जैसे वो बोलते हैं वैसे बोलने के लैंग्वेज में हो तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई जाती है उनके ही लैंग्वेज में बनाई जाती है जो कि साधारण होती है। ये मैं जानता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं काम की है जो बहुत हाईफाई होते हैं, ठीक है, जिनको जो है इंग्लिश एक वर्ड बोलते हैं या दो वर्ड समझ ही नहीं आता है। तो ऐसा इंग्लिश नहीं है, साधारण नहीं है। बेशक प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहती है बट ये आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर को हेल्प करना है जिन बच्चों की ये वीडियो की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है
कि अगर आप देखोगे वीडियो तो ज़रूर इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं वो त्रिपान स्टडी सेंटर के जैसे ही होते हैं और उनके अंदर भी अच्छे विचारधारा होता है और वो जो होते हैं अच्छे कार्य करने में सदैव ही अग्रसर होते हैं। तो मुझे पता है कि वीडियो ख़त्म होने के पश्चात आप ज़रूर इसको व्हाट्सअप पे जो है कॉपी करोगे, क्योंकि जब मैं स्टेटस यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे मैक्सिमम यही दिखता है, देखने को मिलता है कि ये व्हाट्सअप स्टेटस से आगे फॉलो आउट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप जो है मेरी बातों को समझते हो, सोचते हो और अमल भी करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाला समय में आपके हेल्प के लिए त्रिपान सेंटर जो है केमिस्ट्री फिजिक्स की भी सोल्यूशन साथ में लेके आएगा, क्योंकि जैसे ही टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरा जो है ना इसकी बोर्ड के जितने भी सिलेबस है ख़त्म हो जाएगा, आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसके लिए क्या करना है आपको पता ही है कि त्रिपान सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो है नोट्स मिलेंगे और उससे बना जुड़ा हुआ वीडियो भी आपको प्राप्त होगा और आपको समझने भी काफ़ी हद तक आसान रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जैसे आप जाओगे व्हाट्सअप स्टेटस पे जो है इसका लिंक को कॉपी कीजिए यूट्यूब से और यहाँ जो है व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिए 24 घंटे के लिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो सके। तो हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जुड़वा बच्चों के कैसे पैदा होते हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं। सामान्यतः एक अंडाशय प्रत्येक जनन चक्र में केवल एक ही अंडा निमुक्त करती है। तो आपको समझ है कि एक ही अंडा का जो है वहाँ पर फर्टिलाइज होती है, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में एक ही अंडा जो है जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि एक अंडा केवल एक शुक्राणु से मिलता है और इसका निषेचन हो जाता है तो माँ का केवल एक ही शिशु को जन्म देती है। लेकिन कभी कभी ये 2 अंडे निमुक्त हो जाती है, ठीक है, कभी कभी 2 अंडे भी विमुक्त हो जाते हैं और एक अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचन हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ के गर्भ में 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं या कभी कभी चिपके हुए भी होते हैं। तो बहुत कंडीशन होते हैं। मान लीजिए ओवरी से 2 अंडा रिलीज हो गया है और यहाँ आपको पता है कि स्पर्म जो होता है करोड़ों में होती है। तो दोनों स्पर्म जो कोई भी 2 स्पर्म जो भाग्यशाली होते हैं जाके अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है माँ को 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं। यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे, यानी जुड़वा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो कि भाई बहन भी हो सकता है या भाई भाई भी हो सकता है या बहन बहन भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन विशेष मामलों में केवल एक ही अंडा निमुक्त होती है और निषेचन होती है। कहते हैं जनरली तो एक ही अंडा निषेचन होता है मनुष्य में, लेकिन कई बार माँ के जो ओवरी से क्या होता है 2 अंडे रिलीज कर जाता है। तो ये कभी कभी होता है दोस्तों, हमेशा देखने को नहीं मिला है। मैंने एक न्यूज़ में भी सुना भी था कि एक गांव है जहां पर ट्वाइंस बच्चे जन्म लेते हैं। तो पता नहीं वहां पर क्या कुदरत है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहां पर पता हो सकता है कि कुछ वहां फैक्ट हो जिसकी वजह से जो है माँ के ओवरी से 2 एग जो है रिलीज होता हो और वहाँ ट्वाइंस बच्चे जो है जन्म लेते हों। इसके पश्चात ये 2 में विभाजित हो जाती है जब वे अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है परिवर्तन होने लग जाते हैं और अलग अलग विशिष्ट रूप से ले लेते हैं। ये सभी प्रकार से एक दूसरे से सामान्य होते हैं और अभिन्न जुड़वा कहलाते हैं। ये हमेशा एक ही लिंग के भी होते हैं, यानी कभी कभी एक लिंग के भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि ट्वाइंस कैसे जन्म लेता है। याद रखना, जब माँ के ओवरी से 2 एग रिलीज कर जाता है, ठीक है, जब 2 एग रिलीज कर जाता है तो दोनों एग में जो है एक एक स्पर्म एंटर कर जाता है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि एक एग में सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करने की अवस्था होती है, एक ही जो स्पर्म है एंटर कर सकता है। लेकिन जब 2 एंटर कर जाए तो क्या होगा, ऐसा होना कभी कभी संभव है। जैसे कि हम यहाँ पर सियासी युगलक यानी जुड़वा या साइनोसिस ट्वाइंस की बात कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब यही हुआ, इसमें जो होता है एक अंड द्वारा उत्पन्न जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, यानी इस कंडीशन में बच्चे जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। कारण क्या होता है, अंडा एक होता है, एक जो होती है ओवरी से एक रिलीज होती है और यहाँ पर क्या होता है कि 2 स्पर्म एक ही अंडे में चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक्सेप्शनल केस होता है। कई मायने में जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है ना तो उसकी दीवार जो होती है थिक हो जाती है और किसी और स्पर्म को एंटर होने ही नहीं देता है। लेकिन जैसे ये कंडीशन तब पैदा होती है जब मान लीजिए कि एग है और एग में क्या हुआ, एकाएक 2 स्पर्म एक साथ एंट्री कर गया हो। जैसे आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट में अगर अलग अलग लोगे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं होता है। जब एक ही साथ दोनों दबाओगे और कंडीशन सही रहेगा तो क्या होता है, स्क्रीनशॉट हो जाती है। तो वैसा ही होता है कि 2 स्पर्म जो होती है ना दोस्तों एक साथ ही एंट्री कर जाती है। और जब एक साथ एंट्री करेगा तो आपको पता है क्लीवेजिंग भी एक साथ होगा। तो कई मायने में ये बच्चे जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं।
क्लीवेजिंग होगा, बहुत नाजुक अवस्था होती है, तो भाई आपस में जुड़ना तो संभव हो ही जाएगी। तो यही बात आपको देखने को मिलेगा कि जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, इसे हम सियासी युगल या जुड़वा कहलाते हैं। सियासी बच्चों का पहला मामला जो है सीएम में एक चीनी माँ के जुड़वा लड़के के रूप में सन 1811 में सामने आया था। ये वक्ष क्षेत्र से जुड़े हुए थे, यानी सीने के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये जुड़वा बच्चे 65 वर्ष तक जीवित रहे। सियासी जुड़वे कभी कभी शल्य क्रिया द्वारा अलग भी किए जा सकते हैं, या जुड़वा सीमा जो है डिग्री पर निर्भर करती है। कभी कभी इनके सर भी जुड़े हो सकते हैं, कभी कभी इनका हाफ बॉडी भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बॉडी में दूसरा बच्चा भी लटकता हुआ नजर आता है। बहुत सी न्यूज़ में बातें दिखाई जाती है। तो ये जो होती है दोस्तों सियामी युग्मन की वजह से, यानी साइमोसिस ट्विंस की वजह से होती है। तो आपको दोनों कंडीशन जो है बहुत विस्तृत तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार भी आपके लिए रहा होगा। ठीक है, अब कहते हैं आगे का टॉपिक इससे भी अधिक मज़ेदार है, क्योंकि आगे का टॉपिक में जो है हमारे समक्ष होगा, जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ेंगे, यानी IVF। तो IVF क्या है और ये जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और इसको चिकित्सक विधि द्वारा कैसे बच्चे को उत्पन्न किया जाता है, तो अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण से जानकर जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना कभी मत भूलिए। जब भी देखिए व्हाट्सअप स्टेटस पे जरूर कॉपी कीजिए।